Yes, in this particular class, we'll talk about vector representation of alternating EMF or alternating current. Okay, we know that your AC, we discussed in the previous class that alter its direction. Okay, so once it goes towards positive cycle, then it undergoes a negative cycle. Okay, so it keep on changing its direction along with its magnitude. If this is your current and दिस इज लेट अस से योर फेज ओके, पाई के साथ आपका जो है या टाइम के साथ भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं. तो आपका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और धीरे धीरे आपका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है. सो वी कैन रिप्रेजेंट इट विद अ वेक्टर. वेक्टर में क्या होता है कि हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं और करंट की बात डायरेक्शन की बात करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम करंट और आपका जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ होता है उसको हम एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो अब आपका जो करंट का या ईएमएफ का जो वैल्यू होता है वो आपका साइनोसॉइडली वेरी करता है. सो लेट अस रिप्रेजेंट विद ईएमएफ एज E1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी. ओके, अगर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, अगर हमें उनके रिजल्टेंट की बात करनी है, सिमिलरली अगर हमारे पास दो ऑल्टरनेटिंग करंट है, हमें उनके रिजल्टेंट की मतलब उनका टोटल ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा उसके बारे में बात करनी है. तो हम क्या करेंगे कि दो वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, एक E1 इंड्यूस ईएमएफ, एक E2 इंड्यूस ईएमएफ, और उन दोनों का वेक्टर जो सम है वो हम करेंगे. ओके, तो इस तरीके से हम दो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कंसीडर करते हैं. ओके, और उनका वेक्टर सम जो है करेंगे टू गेट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. ओके, तो यहाँ पे E जो है जो रिजल्टेंट है दैट विल बी E1 प्लस E2. ओके, तो यहाँ पे E जो है आप E1 की वैल्यू रख दो A1 साइन ओमेगा टी, और E2 की वैल्यू जो है यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा. इसमें कैसे लिया है इन्होंने, दो ईएमएफ आपके लिए हैं. सपोज किसी सर्किट में दो कंपोनेंट है, तो एक में यहाँ पे अगर आपका साइन ओमेगा टी फ्लो हो रहा है और दूसरा जो ईएमएफ है उसमें लेट अस से फेज डिफरेंस आपका एडिशनल थीटा का है, तो वी विल राइट इट एज A2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, है ना. A1 और A2 उनके रेस्पेक्टिव मैग्नीट्यूड्स हो जाएंगे. तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन A प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो हम लगाएंगे, और आपका जो रिजल्टेंट जो ईएमएफ आएगा E दैट विल बी A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन A प्लस बी का फॉर्मूला साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी यहाँ पे लग गया है. ठीक है, तो यहाँ पे इसको हमने लगाया, ओपन किया, तो यहाँ पे कोस थीटा, यहाँ पे ये भी कोस थीटा कंपोनेंट है. ठीक है, सॉरी साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी कंपोनेंट है, और यहाँ पे भी ये साइन ओमेगा टी कंपोनेंट है. तो इनको कॉमन लेते हुए हम यहाँ पे A1 प्लस A2 कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन थीटा, यहाँ पे A2 साइन थीटा, और बाहर बच गया आपका ये कोस ओमेगा टी. ठीक है, यहाँ पे ये आ गया कोस ओमेगा टी. ओके, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम A1 प्लस A2 कोस थीटा एज A कोस थीटा एंड A2 साइन थीटा एज A साइन फाइव, नोट थीटा फाइव. A1 प्लस A2 कोस थीटा एज A कोस फाइव, A2 साइन थीटा एज A साइन फाइव. ओके, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आपका E जो है रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, A कोस फाइव साइन ओमेगा टी प्लस A साइन फाइव कोस ओमेगा टी. वापस आपका साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये. ठीक है, सो वी विल राइट A साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो आपका जो रिजल्टेंट आया वो आया वापस वही उसी टाइप का साइनोसॉइडल मोशन ही आया. रिजल्टेंट क्या है, ये आपका सपोज एक E1 था ये यहाँ पे. ओके, सिमिलरली दूसरा जो है आपका लेटेस्ट से E2 था, उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा डिफरेंट था, थोड़ा कोई एडिशनल फेज था. इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल अगेन बी ए साइनोसॉइडल वेव फंक्शन ओनली. ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट आया E. लेकिन यहाँ पे इसका क्या रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज हो गया है, और आपका जो फेज डिफरेंस है फाइव वो भी चेंज हो गया. अब A और फाइव क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. हमने अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, तो हमें इसको नॉन कंपोनेंट जो है उनके फॉर्म में इसको एक्सप्रेस भी करना पड़ेगा. तो उसके लिए क्या करेंगे हम, लेट अस स्क्वायर एंड ऐड. जो हमने एज्यूम किया था ना A कोस फाइव एंड A साइन फाइव, जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था, इधर A1 A2 कोस थीटा को हमने एज्यूम किया था A कोस फाइव. ठीक है, ऐसे ही A2 साइन थीटा को हमने एज्यूम किया था A साइन फाइव. इन दोनों को स्क्वायर करो और ऐड करो. ठीक है, A1 प्लस A2 कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस A2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव. ठीक है, A स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 बन जाएगा. ठीक है, तो आई कैन राइट इट सिंपली A स्क्वायर एज
अब ये इसको इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कोस थीटा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वापस ये a2 स्क्वायर आप कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये वापस 1 बन जाएगा और ये a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस थीटा आपका बन गया। रिजल्टेंट आपका आ गया एम्पलीट्यूड। ये कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास दो ईएमएफ है जिनके एम्पलीट्यूड a1 और a2 है तो आपका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा वो ये इस तरीके से दिया जाएगा कंसिडरिंग देयर फेज डिफरेंस। ठीक है, हमने इनिशियल जो E1 और E2 जो लिया था उसमें साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिया था, ये इनका इनिशियल फेज डिफरेंस था। एक साइन ओमेगा टी था और एक साइन ओमेगा टी प्लस थीटा था। तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका एम्पलीट्यूड और A1 A2 जो आपके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब इन्हीं इक्वेशन को ए कोस थीटा और ए साइन थीटा को ए साइन फाई को डिवाइड करेंगे हम ए कोस फाई से, तो आपका क्या बनेगा टेंजेंट फाई और क्या आ जाएगा a2 साइन थीटा अपॉन a1 प्लस a2 साइन थीटा। तो हमने दो कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस किए थे a और फाई, तो इन दोनों की ही वैल्यू जो है हमने नॉन जो आपके पैरामीटर्स हैं उनकी टर्म्स में निकाल दिया। तो a की वैल्यू तो आपकी ये आ गई है इधर। ठीक है, a इज योर स्क्वायर रूट ऑफ एक सेकेंड टेढ़ा जा रहा है। a is your a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos theta and here is your tangent phi। ठीक है, तो phi क्या हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस होल पैरामीटर a2 sin थीटा ओवर a1 प्लस a2 cos थीटा। ठीक है, अब हम इसको एक पिक्चर से अगर बताना चाहें तो क्या होगा, अगर सपोज ये हमने एक आपका E1 ले लिया जिसका वेक्टर का आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा a1। ठीक है, दूसरा हमने जो लिया मैग्नीट्यूड सपोज a2 ले लिया, तो दो पैरेललोग्राम की साइड से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना ले लिया हमने थीटा। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट जो बनेगा जो रिजल्टेंट जो बनेगा वो क्या होगा आपका यहाँ पे a1 का और a2 जो वेक्टर्स हैं उनका रिजल्टेंट। तो यहाँ पे ये इसको हम ज्वाइन करें एज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जो डायगोनल बनेगा इस पैरेललोग्राम का वो इन दोनों का a1 का और a2 का रिजल्टेंट होगा और इस रिजल्टेंट का a1 के साथ जो एंगल होगा दैट विल बी योर फाई। ठीक है, तो यहाँ से हम टेंजेंट फाई का एक्सप्रेशन देख चुके हैं, फाई निकाल सकते हैं, a जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो निकाल सकते हैं। तो वेक्टर जो है ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ ही चुके हैं, आई थिंक 10th क्लास में हमें पढ़ लिया होगा कि आपकी दो वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट अगर शो करना है तो हम पहले उनको एज ए साइड ऑफ पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उस पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे और उसका जो डायगोनल जो बनेगा। ठीक है, ये पूरा टेढ़ा जा रहा है आज। ओके, वो आपका रिजल्टेंट होगा और इस रिजल्टेंट का इस a1 के साथ जो एंगल होगा दैट विल बी योर फेज ऑफ योर रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर फर्स्ट वेक्टर। ओके, तो इस तरीके से हम फाई और ए की वैल्यू जो है बता सकते हैं, या हम ये कहें कि कोई दो अगर एएमएफ है सर्किट में तो हम उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर फेज रिलेशनशिप बिटवीन योर करंट एंड ईएमएफ। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, इनमें अगर आपको देखना है करंट और ईएमएफ का क्या रिलेशन रहेगा, कितना इनके बीच में फेज डिफरेंस रहेगा या नहीं रहेगा, अगर है तो कितना होगा। ठीक है, ये बेसिकली डिपेंड करता है कि हमारे सर्किट में है जो कंपोनेंट है वो सिर्फ रेजिस्टेंस है या इंडक्टर है या कैपेसिटर है। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन आपका क्या कंपोनेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो आई और ई का जो फेज रिलेशनशिप है वो चेंज हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे क्या क्या हमारे फेजेस आएंगे। ओके, तो सबसे पहले जो है हमने कंसिडर किया जिसमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट जो है या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हमने लगाया हुआ है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है कि जब आपकी जो डीसी बैटरी होती है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल। ठीक है, और जब आपका ऑल्टरनेटिंग करंट होता है सो वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ जो है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगा दिया है। ओके, तो अब यहाँ पे आपका E जो है हमने लगाया E नोट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू आई आर, आपका ओम्स लॉ आपको पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से I जो है
क्या हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। तो I जो है आपका v बाय आर, यहाँ पे v क्या है आपका ऑल्टरनेटिंग EMF जो आप लगा रहे हो, E बाय आर, ठीक है। अब E की वैल्यू जो है E नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर हम रखेंगे, ओके। और I की वैल्यू जो है वो हमें पता है, ऑल्टरनेटिंग जो करंट होता है दैट इज आल्सो आर साइनोसॉइडल ओनली, I नोट साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों को अगर आप कंपेयर करेंगे, I नोट साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू E नोट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, ओके। तो उससे क्या आएगा हमारा कि जो I नोट की वैल्यू जो है दैट इज योर E नोट बाय आर, ठीक है। तो ये क्या है आपकी पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ओके। तो आपने देखा कि I जो है दैट इज आल्सो साइन ओमेगा टी ओनली, E जो है दैट इज आल्सो E नोट साइन ओमेगा टी, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि आपका I और E जो है दे आर इन फेज, ठीक है, इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे I नोट जो है E नोट बाय आर जो हमने अभी कंपेयर करके निकाला, तो उससे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली E नोट अपॉन I नोट। अगर मैं अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बोथ वे अगर करूं तो यहाँ पे इसको हम रीराइट कर सकते हैं E नोट बाई अंडर रूट 2 एंड I नोट बाई अंडर रूट 2। ये हम प्रीवियस क्लास में कर ही चुके हैं कि ये जो वैल्यू होती है अंडर रूट 2 से जब हम डिवाइड करते हैं दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ योर AC, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग EMF आप बोल सकते हो। तो R जो है आपका रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हम सिंपली निकाल सकते हैं ERMS डिवाइडेड बाई IRMS, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको पिक्टोरियली अगर प्रेजेंट करना चाहें तो आपका दोनों यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, E जो है आपका साइनोसॉइडल वेरी कर रहा है, सिमिलरली इसी उस पे जो है आपका I की वैल्यू जो है वेरी करेगा, दे आर इन फेज, ठीक है। मैग्नीट्यूड में डिफर बिकॉज I इज योर E नोट बाय R, ठीक है। तो R की वैल्यू कम है या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी I की वैल्यू वेरी करती रहेगी, ओके। तो यहाँ पे आपकी जो है फेज जो है आपका लेकिन सेम रहेगा। अब यहाँ पे फेज डायग्राम में देखिए, यहाँ पे इस अलोंग दिस लाइन ओनली V, अलोंग दिस लाइन ओनली I, ठीक है। वोल्टेज और करंट दोनों ही इसी सेम लाइन पे है, बस इनको वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, तो इनके मैग्नीट्यूड वेरी कर रहे हैं। तो एक वेक्टर को हमने शॉर्ट लेंथ से शो किया हुआ है वोल्टेज वाले को, और करंट वाले को हमने थोड़े बिगर लेंथ से शो किया हुआ है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट, ठीक है। मैग्नीट्यूड में डिफरेंस तो आएगा लेकिन डायरेक्शन इनकी सेम हो जाएगी अगर आपका सर्किट प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव मतलब सिर्फ उसमें रेजिस्टेंस है और कोई इंडक्टर कैपेसिटर कुछ नहीं है, ठीक है। और सिंपली हम जो है R की वैल्यू जो है ये रेजिस्टेंस कितना लगाया हुआ है सर्किट में, अगर अननोन है हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज या EMF, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ योर करंट, तो हमारे पास R की वैल्यू जो है वो आ जाएगी थ्रू दिस रिलेशनशिप, ओके। नाउ सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट द सर्किट हैविंग प्योर इंडक्टेंस ओनली। अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर है, ठीक है, रेजिस्टेंस नहीं है और हमने यहाँ पे इसके अक्रॉस लगा दिए AC, तो क्या होगा, ठीक है। तो आपका करंट फ्लो होगा इंडक्टर के अक्रॉस। आपको पता है कि EMF जो है आपका हम लिखते हैं DI बाई DT, ठीक है। यहाँ पे E आपने लगाया लेटर से E नोट साइन ओमेगा T, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो EMF है दैट विल बी अपोज्ड, ठीक है, बाय योर इंड्यूस्ड EMF, और या फिर हम ये कहें कि जो आपका यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ अगर हम लगाते हैं तो क्या होगा, जितनी बैटरी यहाँ ये जितना पोटेंशियल यहाँ है वो थोड़ा और जितना यहाँ पे इंडक्टर के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा EL कह लो या VL कह सकते हैं, एंड इक्वल टू 0। सर्किट क्लोज करना है हमें, किरचॉफ लॉ यही लगाते हैं ना, जितने जितने वोल्टेज जहाँ जहाँ ड्रॉप हो रहे हैं उन दोनों का, उन सब का हम क्या नाम है सम करते रहते हैं, डायरेक्शन कंसिडर करते हुए सम करते रहेंगे, एंड फाइनली क्लोज सर्कल के अक्रॉस जितने भी वोल्टेजेस हैं उनका सम हम रखते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस सर्किट में देखो ये सिर्फ इंडक्टर है, यहाँ ऑल्टरनेटिंग EMF हमने लगा दिया है, तो E माइनस एल DI बाई DT, ठीक है। यहाँ से हम चले E इधर चले तो यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो माइनस L DI बाई DT, और फिर ओवर द क्लोज सर्किट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू L DI बाई DT, ओके। DI यहाँ से क्या हो जाएगा, E बाई L इंटू DT, ओके। अब E की वैल्यू जो है E नोट साइन ओमेगा T यहाँ पे पुट कर दी है,
और यहाँ से आई की वैल्यू अगर हम निकालना चाहिए, डी आई था, ठीक है, पूरा फुल वैल्यू अगर हम आई निकालना चाहें सो वी हैव टू इंटीग्रेट इट, ठीक है, हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ई नोट बाई एल आपका बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी का जो है इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा ओवर ओमेगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आई जो है दैट विल बी ई नोट अपॉन ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू लिख दिया। अब यहाँ पे जो कोस ओमेगा टी था वी नो हम उसको साइन में लिखना चाहेंगे, ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे जैसे कोस थीटा जो होता है दैट कैन बी रिटन एज साइन ऑफ दिस थीटा माइनस पाई बाई टू, ऐसे होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे वही सेम कर लिया कि ओमेगा टी था और साइन में चेंज किया तो पाई बाई टू से हमने इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले जाके इसको साइन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई जो है आया आपका आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, वेयर आई नोट अब क्या हो जाएगा यहाँ पे ई नोट बाय ओमेगा एल, ठीक है। तो आपके करंट का एम्पलीट्यूड यहाँ पे इस केस में कैसे हो जाएगा ई नोट बाय ओमेगा एल, ठीक है। तब यहाँ पे आप ईएमएफ और करंट को कंपेयर करें, आपका जो ईएमएफ था दैट वाज ई नोट साइन ओमेगा टी जो हमने लगाया था, ठीक है, और करंट की वैल्यू जो हमने ली थी दैट वाज मतलब जो अभी आई है हमारी दैट इज साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू आ गया, ओके। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमने क्या देखा कि जो करंट जो है दैट इज लैगिंग बिहाइंड योर वोल्टेज बाय पाई बाई टू, ठीक है। करंट पीछे है वोल्टेज के कंपैरिजन में या ईएमएफ के कंपैरिजन में आप बोल सकते हैं, तो पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आपका रहा और करंट पीछे है इसके ईएमएफ के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप वेक्टर से अगर इसको पिक्टोरियली अगर आप शो करेंगे तो कैसे शो करेंगे, ये यहाँ पे सपोज ये आपका ईएमएफ आपने नॉर्मल जो है लिया, एक साइकिल 2 पाई पे हुआ, हाफ साइकिल आपका पाई पे होता है, तो पाई बाई टू कहाँ होगा 1/4 साइकिल जहाँ पे हुआ, ये यहाँ कहीं पाई बाई टू होगा। तो यहाँ से आपका करंट जो है चलना शुरू करेगा, ठीक है। तो आपका ये जो डिफरेंस है आपका पाई बाई टू का रहेगा, ओके। तो इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। आप इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे इधर भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 0 तक लेके जाना चाहते हैं तो आपका ईएमएफ और करंट जो है दे विल हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू एंड करंट विल लैग द ईएमएफ बाय पाई बाई टू, मतलब लैग मतलब पीछे रहेगा। तो यहाँ पे ये 0 से शुरू हुआ है तो करंट आपका पाई बाई टू से शुरू होगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपको पिक्चर जो है देखना है। फिर यहाँ पे देखो वेक्टर में अगर हम इसको समझना चाहें, अगर हम इसको यहाँ पे ये वाई डायरेक्शन में ई से ईएमएफ को रिड्यूस कर रहे हैं तो पाई बाई टू से पीछे हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आई, ठीक है। तो दिस इज योर आई अलोंग दिस डायरेक्शन और ई जो है प्लस पाई बाई टू करके यहाँ पे इधर आ जाएगा, ओके। तो दिस वे वी सी कि इंडक्टर में जो है आई जो है उनके आई जो है दैट लैग्स बाय पाई बाई टू फ्रॉम ई, ठीक है। दिस वॉज द केस ऑफ योर इंडक्टेंस। सिमिलरली वी अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, if we'll compare it with your this I जो है I आया हमारा V by R यहाँ पे इक्वल टू ई नोट ओमेगा एल। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो है रेजिस्टेंस अक्रॉस योर इंडक्टर आर एल से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो इट विल कम आउट टू बी ओमेगा एल, है ना। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आप रख सकते हैं 2 पाई न्यू एल। एल क्या है आपका इंडक्टेंस, आपने जो इंडक्टर लिया उसकी कितनी वैल्यू है इंडक्टेंस की, ठीक है। और 2 पाई न्यू आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, न्यू मतलब आपका कितना उसमें जो साइकिलिंग जो हो रही है फ्रीक्वेंसी आपकी किस तरीके से चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्स एल जो है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई न्यू एल, ओके। एक्सएल जो है सिंपली ई नोट बाई आई नोट आप लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज ओवर करंट, ठीक है। ई नोट बाई √2 आई नोट बाई √2, ठीक है। और इसकी एक्सएल की सिंपल वैल्यू जो है आप लिख सकते हैं ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही मतलब जो नॉर्मल जो एक फैक्ट है एक्सएल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपने देखा कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी के। मीन्स अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आपकी एक्सएल की वैल्यू भी क्या रहेगी ज्यादा, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो एक्सएल की वैल्यू क्या रहेगी आपकी कम, ठीक है। तो डीसी जो होते हैं आपके करंट
डीसी वोल्टेज अगर आप लगाते हैं तो उसमें क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो। ठीक है, न्यू की वैल्यू जीरो होती है, आप सिंपली कह सकते हैं ओमेगा की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो ओमेगा की वैल्यू जीरो होने की वजह से एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो। मीन्स इंडक्टर ऑफर नो रेजिस्टेंस टू डीसी करंट। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आप हमेशा मतलब ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये बहुत ही इजी सी चीज़ें होती हैं जो जनरली लोगों मतलब इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं कि क्या रहता है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, व्हाई वी कॉल इट रिएक्टेंस, हम इसको सिंपली इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। व्हाई वी कॉल इट रिएक्टेंस, बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। वेरिएबल रेजिस्टेंस मतलब ये चेंज होता रहेगा। आप नॉर्मल एक रजिस्टर लेते हो तो उसमें तो आर की वैल्यू अगर आपने कहा कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है तो ये 100 ओम का ही रहता है। ठीक है, उसमें चेंज नहीं होता। लेकिन इंडक्टर के केस में क्या होता है कि आपका जो है फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी फ्लो हो रही है, जो आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया है, ठीक है, ई की वैल्यू क्या लगाई है उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, अगर वो ज्यादा होगी तो आपका एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर ये कम होगी तो एक्सएल की वैल्यू कम हो जाएगी। मीन्स अगर आपने डीसी लगा दी तो ओमेगा की वैल्यू हो गई जीरो, एक्सएल की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस के लिए, जीरो। मीन्स इट विल ऑफर नो रेजिस्टेंस टू डीसी करंट। इसका मतलब क्या है कि आप जैसे इस पे डीसी करंट लगाओगे, ठीक है, सपोज आपने बैटरी लगा दी डीसी, तो सारा का सारा करंट जो है इसमें से फ्लो हो जाएगा विदाउट मतलब एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, जबकि एसी के केस में क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू आपकी 50 हर्ट्ज होती है। बहुत सारे बच्चों को तो यही बात नहीं पता होती कि ओमेगा की वैल्यू फॉर एसी क्या होती है, इट इज 50 हर्ट्ज। और वोल्टेज जो हमारे घरों में आती है दैट इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारे हाउस होल्ड में जो आ रही है एसी, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज और वोल्टेज की वैल्यू होती है 220 वोल्ट। ओके, तो मान के चलते हैं कि हम जो एपरेटस लगा रहे हैं कि उसमें 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो है हो रही है, तो ये क्या होगा, डीसी के कंपैरिजन में एक्सएल इसके लिए क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू होगी, हायर वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो है डीसी के केस में, लेकिन एसी के केस में इट विल बी अ फाइनाइट वैल्यू। और अगर आप एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहेंगे तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आपकी बढ़ती रहेगी, इट विल ऑफर मोर एंड मोर रेजिस्टेंस। तो हमेशा जो हम आगे रेक्टिफायर वगैरह हम लगाते हैं ना, फिल्टर्स आते हैं, उसमें हमारे पाई फिल्टर और ये एलसी फिल्टर आते हैं, तो उसमें हम इंडक्टर जो है सीरीज में लगाते हैं, कैपेसिटर पैरेलल में लगाते हैं। तो इंडक्टर सीरीज में हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि हमें डीसी वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, डीसी वैल्यू चाहिए होती है, तो क्या होता है कि इंडक्टर जो है उसको अपने थ्रू पास करेगा। ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है, एसी और डीसी का मिक्सचर। ओके, तो एसी को तो ये क्या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एसी को तो ये ब्लॉक कर देगा, डीसी को नहीं करेगा रेजिस्टेंस ऑफर। तो डीसी तो एज इट इज पास होकर दूसरे पॉइंट पे हमें मिल जाएगी, तो हमें बाहर आउटपुट में क्या मिलेगा, डीसी मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है इसका एक्सेल जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है आपने देखा एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल। ठीक है, और इसको हम रिएक्टेंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल इन द सेंस इट वेरी अकॉर्डिंग टू